YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीएड में आपको आपका टीचिंग सब्जेक्ट करवा रही हूँ हिंदी में अपना जो चल रहा है अनुदेशन अभिक्रमित विधि चल रही है। तो इसमें मैंने पहले आपको अनुदेशन अभिक्रमित विधि में करवा दिया था, इसका अर्थ करवा दिया था, परिभाषा पहले इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करवाई थी, फिर इसका अर्थ, इसके बाद इसकी परिभाषा के बाद इसके उद्देश्य या महत्व करवाए थे। और आज जो हमारा है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। अभिक्रमित जो विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत। तो इसके कौन कौन से सिद्धांत है मैं आपको बता रही हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है जिसमें कि किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे बच्चे से अध्ययन करवाया जाता है और अध्ययन के बाद बच्चे से लास्ट में एक लघु जनित छोटा प्रश्न किया जाता है। प्रश्न का उत्तर पूछा जाता है और सही प्रश्न का उत्तर देने पर उसको उस विषय वस्तु के पूर्ण ज्ञान होने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अब इसके सिद्धांत बता रही हूँ। तो इसमें जो अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांतों का सूत्रपात मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से हुआ है। इसमें क्या स्किनर ने पहले अपने प्रयोगों के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि की 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं। इसने स्किनर ने इसके 5 आधारभूत सिद्धांत बताए हैं किसके अभिक्रमित अनुदेशन विधि के। तो इसमें पहला सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। पहला सिद्धांत का ये है कि छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन विधि का पहला, इसमें जो सिद्धांत है उसमें पहला सिद्धांत है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है। इन पदों का रूप इतना आसान और छोटा होता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा इसको पढ़कर क्या उस पद के बारे में उत्तर दे सकता है। और ये पद इतने भी नहीं छोटे होने चाहिए कि बच्चे को सही उसका उत्तर न प्राप्त हो सके। तो इसमें पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, यानी कि जो हमारी विषय वस्तु है, विषय वस्तु का रूप हमें इतने टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है कि बच्चा उसका अध्ययन कर उसका उत्तर दे सके। और ये पद इतने भी छोटे न हो कि बच्चे को उस पद का उत्तर प्राप्त न हो सके। तो उसके बाद दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा ये कहा जाता है क्रियाशीलता। दूसरा पॉइंट इसमें है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत दूसरा पॉइंट है इसमें। क्रियाशीलता का सिद्धांत में देखो अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक पद में बालक कुछ क्रियात्मक कार्य जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना, यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन विधि में ये प्रत्येक पद में, यानी कि उसके जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में बांटा गया और प्रत्येक पद में बालक को कुछ ना कुछ क्रियात्मक कार्य जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना, एक लघु प्रश्न का उत्तर लिखना आदि करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अपना ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित कर क्रियाशील रहना पड़ता है, यानी कि उस पद के नीचे बच्चे को या तो लघु प्रश्न दे दिए जाए या रिक्त स्थानों की पूर्ति दी जाए, जैसे कि बच्चा उस पद के प्रति क्रियाशील रहे, यानी कि उस पद को सक्रिय रहकर अपना काम करे। वह स्वयं अनुभव करके उसमें क्या है करके सीखता है। इस प्रकार जो हमारी अभिक्रमित अनुदेशन क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि इसमें क्या करता है, ऐसी स्थिति में अपना ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर
क्रियाशील रहना, उसे केंद्रित कर क्रियाशील रहना पड़ता है। वह स्वयं अनुभव करके सीखता है। इसमें बच्चा स्वयं अनुभव जो है स्वयं द्वारा महसूस करके सीखता है। और इस प्रकार जो हमारी अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा वह है पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसमें आगे जो पॉइंट है वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। तीसरा है पुनर्बलन का यानी कि मोटिवेट। जो पुनर्बलन अनुक्रिया की स्थापना की संभावना में वृद्धि होती है। इसमें पुनर्बलन अनुक्रिया की संभावना में वृद्धि करता है। अभिक्रमित अनुदेशन में अधिगमकर्ता को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं। इसमें जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन में अधिगमकर्ता को प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने पड़ते हैं और उत्तर लिखने के पश्चात विद्यार्थी अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलाता है। यदि उत्तर सही रहता है तो अगले पद के लिए अगले पद को पढ़ता है, यानी कि इसमें वो पहले पद को पढ़कर उसको उत्तर देता है। अगर उसका उत्तर सही रहता है तो वो अगले पद को पढ़ता है और उत्तर गलत होने पर पढ़ता है। अगर बाई चांस उसका उत्तर गलत रह जाता है तो वो पुनः उसी पद को पढ़ता है और सही उत्तर देने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार की जो तत्काल प्रतिपुष्टि है पाने से उसे पुनर्बलन मिलता है, यानी कि बच्चा उसी चीज को अगर उसका आंसर गलत रह जाता है, उसका उत्तर गलत रहता है तो वो उसके दोबारा उसी पद को पढ़ना पड़ता है और उसका सही उत्तर खोजता है, उसका उत्तर देता है। तो इससे उसको क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है तथा अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। और इस प्रकार वह एक पद से दूसरे पद की ओर बढ़ते हुए जो अभिक्रम के अंत तक पहुंच जाता है। इसमें क्या है, बच्चा उसके अभिक्रम के अंत तक पहुंच जाता है। इस विधि में अभिक्रमित अनुदेशन विधि में पुनर्बलन द्वारा की पुनर्बलन अनुक्रिया में संभावना की वृद्धि अधिक रहती है। अभिक्रमित अनुदेशन अभिकर्ता प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को प्रत्येक प्रश्न का उसे उत्तर देने पड़ते हैं। उत्तर के पश्चात विद्यार्थी अपने उत्तर को सही उत्तर को तलाशता है। उसका उत्तर सही नहीं होता वह पुनः उसी पद को पढ़ता है। तो ये किसके अंतर्गत है, पुनर्बलन विधि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे उसका चौथा है स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत। चौथा इसमें है कि स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत इसमें चौथा उत्तर है। तो इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के शोधकर्ताओं के अनुसार यदि विद्यार्थी अपने स्वयं की गति से सीखने के अवसर मिले तो वह अधिक सीखता है। यानी कि अगर इस विधि में अगर बच्चे को मनोवैज्ञानिकों और प्रयोगशालाएं जो भी प्रयोगशालाओं के शोध कार्यों के अनुसार यदि विद्यार्थी स्वयं सीखता है, स्वयं की गति से सीखने का प्रयास करता है तो वह अधिक सीखता है। इसी अधिगम का संबंध है अधिगम का संबंध व्यक्तिगत हिंसा से होता है। सभी विद्यार्थियों के पास अपनी अपनी अभिक्रमित अनुदेशन पुस्तिका होती है और शीघ्रता से समझने वाले बालक अपने कार्य को जल्दी समाप्त कर लेते हैं। और जैसे कि जो उसका कार्य कक्षा कार्य पुस्तकालय में पढ़ना आदि करने का स्वयं की स्वतंत्रता होती है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अपनी रफ्तार को धीमे धीमे सीख सकते हैं। यानी कि इसकी बच्चे की छात्र की खुद की गति से संबंधित होता है। अगर कई बच्चे जल्दी किसी चीज को जल्दी सीख जाते हैं और कई बच्चे क्या होते हैं उस कार्य को धीरे धीरे सीखते हैं। अगर बच्चा इसमें स्वयं की गति से सीखता है तो वो जल्दी सीख जाता है, तो वो उसके सीखने के आधार पर आधारित होता है। उसके बाद है तार्किक क्रम का सिद्धांत। पांचवा आगे है पांचवा है तार्किक संबंध का सिद्धांत।
तार्किक संबंध का सिद्धांत। तो इसमें देखो जो हमारा तार्किक संबंध है, तर्क होता है किसी चीज पर चिंतन करना। इस सिद्धांत के अनुसार नियमित जो छात्र हैं, नियमित रूप से छात्रों से प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार नियमित रूप से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन स्वाध्याय पर आधारित होती है, यानी कि खुद के अध्ययन पर आधारित होती है। अर्थात इसमें विद्यार्थी स्वयं अध्ययन करता है। अध्यापक उसका एकमात्र मार्गदर्शक होता है। विषय वस्तु को शिक्षार्थी के सम्मुख किस क्रम में प्रस्तुत किया जाए, इसके संबंध में पूर्ण निर्णय कर लिया जाता है, जिससे कि बालक अध्ययन कर समझ सके कि इसके लिए विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर एक विशेष क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है और तत्पश्चात इसी कार्यक्रम को में अभिक्रमित अनुदेशन पद है या फ्रेम को तैयार किया जाता है और छात्र को अपने अध्ययन मूल्यांकन द्वारा स्वयं ही सीखता है। और इस सिद्धांत के अनुसार नियमित से जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, तार्किक बने कि बच्चा स्वयं और स्वयं तर्क चिंतन करके सीखता है, स्वयं की सोच से सीखता है और यह सब जो उसका पाठ्य सामग्री होती है उसको पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो इसमें मैंने आपको जो आपकी अनुदेशन अभिक्रमित विधि है उसमें मैंने आपको इसके सिद्धांत बताए हैं। पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, आगे तीसरा है पुनर्बल का सिद्धांत, फिर आगे चौथा है स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत और ये आगे लास्ट पांचवा है तार्किक सिद्धांत। तर्क चिंतन द्वारा इस चीज को अनुदेशन अभिक्रमित विधि में बच्चे सीखता है। सिद्धांत के बाद आगे मैं इसके आपको इन सिद्धांतों को सीखने के बाद आगे मैं आपको इसके प्रकार बताती हूँ कि जो आपका अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन विधि है इसके प्रकार करती है। अनुदेशन अभिक्रमित जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रकार। कितने प्रकार की अनुदेशन अभिक्रमित विधि? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली है आपकी, इसमें ये दो प्रकार की विधि है, रेखीय अभिक्रमित विधि पहली है, रेखीय अभिक्रमित विधि, अभिक्रमित विधि, अभिक्रमित विधि। दूसरी है शाखीय अभिक्रमित विधि। जो आपकी ये है अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, ये दो प्रकार की है, रेखीय और शाखीय। तो पहले मैं आपको रेखीय अभिक्रमित विधि के बारे में बताऊंगी कि जो रेखीय अभिक्रमित विधि है इसका स्वरूप, सबसे पहले इसका स्वरूप कि इसका स्वरूप कैसा है। रेखीय अभिक्रमित विधि का स्वरूप, इस व्यू रचना में पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे पदों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो भी इसमें जो रेखीय अभिक्रमित विधि का स्वरूप है, इसमें किसी भी विषय वस्तु या विषय वस्तु को छोटे छोटे क्रमों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है या उसमें प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक पद छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक पद विषय वस्तु से जो भी संबंधित पद है वो बच्चे को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। प्रत्येक पद पर छात्र जो है सही अनुक्रिया करता है और इसका संबंध अंतिम व्यवहार होता है, अंतिम व्यवहार से होता है। यदि एक छात्र एक समय में जितना पढ़ता है उसे हम पद कहते हैं, यानी कि बच्चा एक बार में जितना पढ़ता है उसे अब हम पद कहते हैं।
सभी पदों के परस्पर चढ़ाव के क्रम से संबंध होता है, संबंध होता है। प्रत्येक पद के 3 भाग होते हैं, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। उद्दीपन हो गया, अभिक्रिया होगी, अनुक्रिया होगी बच्चे की, और उसका पुनर्बलन हो गया। तो सबसे पहले इसका स्वरूप, इसमें प्रत्येक के 3 स्वरूप होते हैं, देखिए अगर पहला है उद्दीपन, पहला है इसमें उद्दीपन। उद्दीपन में देखो पहला है उद्दीपन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए अधिगम प्रक्रिया की उद्दीपन क्रिया के रूप में व्याख्या की जाती है। इसमें वातावरण एवं परिस्थिति को प्रधानता दी जाती है। इसमें वातावरण एवं जो परिस्थिति है उसके आधार पर प्रधानता दी जाती है। उद्दीपन पाठ्यवस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो हमारा उद्दीपन है वो पाठ्यवस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे स्वतंत्र चर भी कहते हैं, इसे स्वतंत्र चर भी कहते हैं। और जो हमारी पाठ्यवस्तु उद्दीपन अनुक्रिया के लिए परिस्थिति उत्पन्न करती है, किसके लिए? अनुक्रिया के लिए परिस्थिति उत्पन्न करती है। यह अपेक्षित अनुक्रिया करने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी? उद्दीपन विधि। उद्दीपन में बच्चे का हाव भाव से या वातावरण से संबंधित होती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है और उस पद को देखकर बच्चे के हाव भाव कैसे हैं। तो इसमें उसका क्या आ गया? उद्दीपन। दूसरा है अनुक्रिया। दूसरा इसमें आ गया अनुक्रिया। दूसरा इसमें है अनुक्रिया। तो अनुक्रिया में देखो क्या आता है? अनुक्रिया में छात्र को उद्दीपन के लिए अपेक्षित अनुक्रिया करनी होती है। छात्र को उद्दीपन के लिए अपेक्षित अनुक्रिया करनी होती है, जिसे आश्रित चर कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपन पर निर्भर करती है। जो उसकी अनुक्रिया होती है वो उद्दीपन पर निर्भर होती है। सही अनुक्रिया करने से छात्र नया ज्ञान प्राप्त करता है। सही अनुक्रिया करने से जो छात्र है वो नया ज्ञान प्राप्त करता है। प्रत्येक अनुक्रिया नए व्यवहार का विकास करती है और प्रत्येक अनुक्रिया जो है विकास के नए व्यवहार का विकास करती है, जिसके संबंध में उसे अंतिम व्यवहार कहा जाता है। वह जो हमारी उद्दीपन क्रिया है, उद्दीपन अनुक्रिया के हर नए सिद्धांत का व्यवहार, हर नए व्यवहार को प्रस्तुत करती है और जिसका संबंध अंतिम व्यवहार से होता है। अनुक्रिया के बाद है पुनर्बलन। तीसरा है पुनर्बलन। तीसरा इसमें है पुनर्बलन। पुनर्बलन में देखो रेखीय और शाखीय। पुनर्बलन में छात्रों को अपनी अनुक्रियाओं की जांच करनी होती है। जिनके जो बच्चा सीखता है उन क्रियाओं की पुनर्बलन में छात्रों को अपनी अनुक्रियाओं की जांच करनी। अगर बच्चा सही उत्तर देता है पद को पढ़ने वालों से गुड, वेरी गुड, शाबाश वगैरह जो पुनर्बलन मिलता है उससे वे अनुक्रिया के माध्यम से उसकी जांच की जाती है और सही उत्तर के साथ दिया जाता है और सही अनुक्रिया पाने पर छात्र की प्रसन्नता होती है और अकेले पद को पढ़ने के लिए पुनर्बल उसको मिलता है और सही अनुक्रिया नया ज्ञान प्रदान करती है। जो उसकी बच्चे की सही अनुक्रिया होगी वो उसे नया ज्ञान प्रदान करेगी और इस प्रकार पुनर्बलन से छात्र उद्दीपन अनुक्रिया के नए संबंध स्थापित होते हैं। इसे पुष्टिकरण की भी संज्ञा दी जाती है। इसको पुनर्बलन को नई पुष्टिकरण की भी संज्ञा दी जाती है। तो जो हमारा रेखीय विक्रमित अनुदेशन विधि है उसके 3 स्वरूप हैं। पहला है उद्दीपन, दूसरा है अनुक्रिया और तीसरा है पुनर्बलन। तो अब आगे मैं इसके जो बताऊंगी कि इसके आगे जो प्रकार हैं वो कितने हैं, किसके रेखीय अभिक्रमित विधि। अब इसमें आगे जो आपकी है रेखीय अनुदेशन विधि, आगे इसमें है रेखीय अनुदेशन
अनुक्रिया और पुनर्बलन। अब इसके आगे में प्रकार इनके पदों के प्रकार, रेखीय पदों के रेखीय निर्देशन पदों की विधि के प्रकार की इनके कौन कौन से पद हैं। तो पहला है प्रस्तावना पद। सबसे पहले आ जाता है इसमें प्रस्तावना पद। सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रस्तावना पद, यानी कि हम जो बच्चे को पढ़ने के लिए दे रहे हैं इन पदों का कार्य पूर्ण व्यवहारों से नवीन व्यवहारों को संबंधित करना, यानी कि हम जैसे बच्चे को कोई किसी विषय का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि आप बच्चे को पृथ्वी के बारे में बताना है, तो पहले आप बच्चे को पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछोगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद आप बच्चे को पृथ्वी से संबंधित पढ़ाओगे या पढ़ने के लिए कुछ सामग्री दोगे, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, गांव, हमारा गांव किस पे बना हुआ है, पृथ्वी पर, और क्या क्या। तो ऐसे करके हम बच्चे को पृथ्वी के प्रकरण पर लाएंगे, तो ये क्या हो जाती है, उस पद से संबंधित उसकी प्रस्तावना हो जाती है। और अब अभिक्रमिक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और इसमें जो अनुबोधकों की अधिकता प्रयुक्त किया जाता है, जिससे छात्र सुगमता से सही अनुक्रिया कर सके। इसका मुख्य लक्ष्य है जो अनुदेशन को आरंभ करना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, प्रस्तावना पद के अंतर्गत। दूसरा है शिक्षण पद। पहला था प्रस्तावना पद, दूसरा आ गया इसमें शिक्षण पद। दूसरा इसमें है शिक्षण पद। तो शिक्षण पद में देखो इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षण करना होता है। शिक्षण पद का अर्थ है इसका मुख्य लक्ष्य है शिक्षण करना होता है। प्रत्येक पद एक नया ज्ञान अथवा नया व्यवहार प्रदान करता है। जो हमारा प्रत्येक पद होता है एक नया ज्ञान और एक अथवा नया व्यवहार प्रदान करता है। इन पदों की जो अनुक्रियाओं का संबंध अंतिम व्यवहारों से होता है। इनमें शब्द तथा रूप दोनों ही प्रकार के अनुबोधकों को प्रस्तुत किया जाता है, किसमें, शिक्षण पद में। और आगे तीसरा है अभ्यास पद। तीसरा इसमें आ जाता है अभ्यास पद। तीसरा इसमें आ जाता है अभ्यास पद। अभ्यास पद में देखो इनका मुख्य लक्ष्य शिक्षण पदों से जो नए ज्ञान अथवा नवीन व्यवहार सीखता है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षण पदों से जो नए ज्ञान अथवा नवीन व्यवहार सीखता है उसका अभ्यास करना, जिससे धारण अधिक हो सके। और अभ्यास पदों की अनुक्रियाओं का संबंध अपेक्षित व्यवहारों से होता है। और शिक्षण पदों से अभ्यास पदों के कठिनाई स्तर अधिक होता है। तो उसके बाद है परीक्षण पद। 4 नंबर इसमें आ गया परीक्षण पद। प्रस्तावना में यानी कि हमें कोई प्रकरण बच्चे को देना है, तो उन्हें उससे कुछ प्रश्न पूछकर उस प्रस्तावना उस टॉपिक पे लाना, फिर उसको शिक्षण पद जो आपने उसको प्रस्तावना दी है वो शिक्षण पद देना उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद उसका अभ्यास के बाद उसका परीक्षण भी जो आपने पद दिया है उसकी आपको परीक्षण करना है। इनका लक्ष्य परीक्षण करना होता है किसी शिक्षण का अभ्यास पदों से छात्रों ने कितना सीखा है। इन पदों के स्वरूप का उद्दीपन तथा अनुक्रिया होती है कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसको समझ में आया है या नहीं। यह उसके हाव भाव या उसकी अनुक्रिया के माध्यम से पता चल जाता है। और ये हमें कब पता चलता है, जब हम बच्चे का परीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा उद्दीपन अथवा अनुबोधक होते हैं। उसके बाद मैंने जो इसमें आपको करवाया था कि जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत बताए थे, इसमें टोटल 5 सिद्धांत है। पहला है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, फिर स्वयं की गति से सीखने का सिद्धांत और तार्किक क्रम का सिद्धांत। उसके बाद मैंने इसके निर्देशन अभिक्रमित विधि के प्रकार बताए थे। प्रकार 2 प्रकार के हैं, रेखीय और शाखीय। तो पहले मैंने आपको रेखीय विधि के बारे में बताया था। रेखीय जो हमारा निर्देशन है उसका स्वरूप
स्वरूप में मैंने आपको उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बल के बारे में बताया था। उसके बाद इसमें पदों का प्रकार बताया था कि पदों को किन किन जो हमारे पद होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना यानी प्रकरण से संबंधित प्रस्तावना बच्चे को दी जाती है। प्रस्तावना के बाद उसको जो प्रस्तावना दी उसके आधार पर हम बच्चे को अगर शिक्षण पद देते हैं। शिक्षण पद को पढ़कर ही बच्चे क्या करता है, अभ्यास करता है, और जो बच्चे ने अभ्यास करा है, जो उसने उस पद को पढ़कर सीखा है, तो यह हम कब उसका परीक्षण करके पता करते हैं। और यह परीक्षण के माध्यम जब उसके हाव भाव या उसकी अनुक्रिया से हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो ये मैंने आपको जो बताया था, आज रेखीय विधि के बारे में बताया था। अभी इसकी जो रेखीय विधि है उसमें इसकी विशेषताएं, सीमाएं, वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।